फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ठीक है, ऑप्शन आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। जो विकास की प्रक्रिया है बैक एंड फोर्थ होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था की अवधि में ही विकास धीमी गति से होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, ये कई स्तरों पर होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास होता है, साथ ही साथ जो है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि कई स्तरों पे बच्चे का विकास होता है, मिश्रित विकास होता है। ये सभी बच्चे क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। एक बच्चे जो है क्या करता है, दूसरे बच्चे को प्रभावित करता है, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाया तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तो जो विकास के पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि मिश्रित होते हैं। तो ये बात सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, इसमें परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंज होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बट दे रखा है केवल परिणात्मक होते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। अनियमित और असंबद्ध होता है। देखिए, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, यानी कि सतत होती है, नियमित तरीके से होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो विकास के पक्ष होते हैं ये आप क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। बट यहाँ पर दे रखा है कि असंबद्ध होता है, यानी कि उनका आपस में संबंध नहीं होता है। तो ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। देखिए, जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो पहली स्टेज है उसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसको आप SPCF के थ्रू यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। साथ ही साथ जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। जो जीन पियाजे की थर्ड स्टेज है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। साथ ही साथ जो लास्ट वाली स्टेज है इसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 साल से एबव होता है, यानी 11 से लेकर के 18 साल भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे लास्ट वाली स्टेज यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या रखा है, परिकल्पित निम्नात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। बिल्कुल सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट ना हो, जिसको बच्चा टच एंड फील नहीं कर पा रहा है, बच्चा उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है। यहाँ पर जो नियम वगैरह होते हैं उसको प्रूव कर पाता है, जो थ्योरी वगैरह होती है उसको बच्चा यहाँ पर सिद्ध कर लेता है। ठीक है, क्योंकि 11 से लेकर के 18 साल तक का जो है बच्चा इस स्टेज में होता है। तो यहाँ पर परिकल्पित निम्नात्मक तर्क का बच्चा कर लेता है। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो जीन पियाजे की 4th वाली स्टेज होती है, तो फर्स्ट करेक्ट है। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। देखिए, जो केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच है, यानी बच्चा यहाँ पर चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है, साथ साथ उसका ध्यान चीज़ों की शेप और साइज पे ही केंद्रित होता है, क्वांटिटी पे केंद्रित नहीं होता है। ये विशेषता जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की होती है। ठीक है, विशेषता क्या, कमी ही कह लीजिए। ठीक है, जब बच्चा जीन पियाजे के सेकंड वाली स्टेज में होता है। इसको हम लोग और भी अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की ही गुण है। बच्चा जो है यहाँ पर कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और क्रमबद्धता यानी कि श्रेणीबद्धता, ठीक है, सीरिएशन का गुण जो है बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होता है। कब होता है, जब जीन पियाजे के 3rd स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, ये बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है, 2 से लेकर के 7 साल का जब होता है। आपने देखा होगा जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर जो सांकेतिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, कभी बच्चा जो स्पाइडरमैन में जाता है तो वो क्या कर रहा है, स्पाइडरमैन का एक तरीके से जो सिंबल से जो संकेत है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
कभी बच्चा शक्तिमान की तरह चीज़ें प्रेजेंट करता है ना, तो यहाँ पर सिंबल्स के थ्रू बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड दे रखी थी। एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पर पैसे की लास्ट वाले स्टेज के बारे में बात हो रखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ठीक है, व्यक्तिगत जरूरतों का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टीचर जो है कैसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग मेथड में चेंज लाना, या फिर जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, यही क्या होती है, एज पर नीड एजुकेशन। ठीक है, और इसकी बात कौन करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करती है। साथ ही साथ जो है आपकी एनईपी करती है, साथ ही साथ जो है आपकी एनसीएफ भी करती है इसकी बात। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन करती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम इसकी बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका दे रखा है, अध्यापक केंद्रित नहीं, यहाँ पर टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, सीसी ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके बाद जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करती है। प्रगतिशील बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है यहाँ पर बच्चों को एज पर नीड एजुकेशन देने की बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चों को एज पर नीड एजुकेशन देने की बात करती है, एनईपी करती है, एनसीएफ करती है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन करती है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन होता तो सही हो जाता, बट यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, जो पाठ्य पुस्तक होता है क्या होता है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन होता है बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये गलत है, व्यवहारवादी नहीं, ये तो जो है नकल वगैरह की बात करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, ठीक है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेच कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ बच्चे जो है आपस में बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, किसी टॉपिक पे जो है चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक बच्चा जो है अपने विचार को दूसरे बच्चे के साथ में साझा करेगा, दूसरा बच्चा भी अपने विचार को दूसरे बच्चे के सामने प्रकट करेगा। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे की थिंकिंग प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, बच्चे जो है अलग अलग विचारों के बारे में जान पाएंगे, अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जब बच्चे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू कुछ चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है कि जो बच्चे होंगे वो अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेच कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है। बच्चे में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे को यहाँ से हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। बच्चे को ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, नहीं, ये क्या होती है, एक प्रभावशाली पद्धति होती है। इसलिए कहा था बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन कराइए, ठीक है, ताकि बच्चा एक दूसरे से चीज़ों को सीख सके, है ना। तो ये भी गलत है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिशन की प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है, जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करते नहीं, इससे बच्चों में कंपटीशन की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती, बल्कि जो है बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को सीखता है। ठीक है, बहुत ही रुचिकर तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका फर्स्ट करेक्ट है। ओके, फिर आगे है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना है। ठीक है, ऑप्शन है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं। देखिए, बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगर बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से है तो वो लर्निंग नहीं कर सकता, अधिगम नहीं कर सकता, बल्कि जो बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से नहीं आया हुआ है, कभी कभी ये बच्चे जो है जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे होते हैं उनसे भी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है किस तरीके से चीज़ों को सीखना चाहता है। ठीक है, टीचर उसके सामने किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बच्चा जो है क्लासरूम में अपने क्वेश्चनों को या फिर जो भी उसके डाउट है उसको रख पा रहा है या फिर नहीं रख पा रहा है, कहीं डरा हुआ तो नहीं है, है ना। तो ये सारे जो है फैक्टर होते हैं जो कि एक बच्चे को ये होते हैं या फिर उसके सीखने में हेल्प करते हैं। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। हर एक बच्चे में सीखने का सामर्थ्य होता है, हर एक बच्चा जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होता है। ठीक है, निर्दिष्ट करता है कि बच्चा विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर देखिए कोई भी बच्चा यहाँ पर असफल हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कि जो बच्चे की ज़रूरतें थी, जो बच्चे का इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग जो उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए जो है बच्चा यहाँ पर असफल हो गया। ठीक है, तो अगर जब भी बच्चा असफल हो तो उसमें सिस्टम का दोष होता है, यानी कि सिस्टम में कोई ना कोई कमी होती है, बच्चे के अंदर आपको कमी नहीं निकालनी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो विद्यालय है वो इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए जो है बच्चा असफल हो गया। साबित करता है कि इन बच्चों में अनुवांशिक पैदाइशी कमी और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। नहीं, किसी भी बच्चे में कमी नहीं होती है, ठीक है। अगर कमी है भी तो उसके अकॉर्डिंग एक स्कूल को, एक विद्यालय को अपने टीचिंग मेथड या फिर जो चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करनी है उसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ये पूरी तरीके से आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये पता नहीं कितनी बार आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। लगभग अगर आप देखें यहाँ पर तो अभी जो आपके लेटेस्ट एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देख लें तो हर 1 से 2 सेट के बाद में ये क्वेश्चन आपका बना ही है, ठीक है, जो ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए थे। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका लगभग 8 से 10 बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ थोड़ा बहुत ये लोग लैंग्वेज में चेंज कर देंगे और क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए, अगर मैं बात करूँ जो जीन पियाजे हैं वो क्या कहते हैं, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पर कोई बच्चा है, ठीक है। इमेज में मत जाइएगा, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इमेज मेरी थोड़ी सी मतलब यहाँ पर सही नहीं बन रही है, ठीक है। ये छोटा सा मान लीजिए कोई बच्चा है, पता नहीं क्या ही बन रहा है, ठीक है। 1 मिनट, खैर छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई वयस्क व्यक्ति है, ठीक है। इसको मैं बड़ा बनाती हूँ थोड़ा सा, ये कोई वयस्क व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए, जो इस बच्चे की थिंकिंग है और जो इस वयस्क व्यक्ति की थिंकिंग है, ठीक है, दोनों क्या होगी, प्रकार में अलग होंगी। प्रकार का मतलब क्या होगा, गुण में अलग होगी, ठीक है। यहाँ पर गुण लिख सकता है या फिर प्रकार लिख सकता है, ठीक है। बाकी जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और एक वयस्क व्यक्ति है, तो जितना आप सोच रहे हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है, यानी जो मात्रा है वो सेम है, ठीक है। बट एक छोटा बच्चा अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है, ठीक है। बट एक वयस्क व्यक्ति, ठीक है, एक बड़ा व्यक्ति किसके बारे में सोचेगा, अपने घर के काम के बारे में या फिर अपने जो है ऑफिस के कार्य के बारे में या फिर जो है घर में जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में सोचेगा, ठीक है। तो जो सोचने का तरीका है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, तरीका, प्रकार, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तरीका, गुण, ठीक है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है सोचने का तरीका, प्रकार, गुण, ठीक है। क्वालिटी अलग होती है बट जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है। यानी जितना आप सोच रहे हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच रहा है, सिर्फ जो है आपके सोचने के तरीके में बदलाव है। छोटा बच्चा कुछ और चीज़ों के बारे में सोचता है, आप जो कुछ और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये तो रखा है कि इसके बारे में बात कौन करता है, तो इसके बारे में बात करते हैं आपके जीन पियाजे, है ना। तो यहाँ पर ये देखा कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, ठीक है। तो इसको किसने प्रस्तावित किया था, जीन पियाजे ने, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की ने तो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, यानी कि बहुबुद्धि का जो इन्होंने सिद्धांत दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है। लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। और ये चारों मनोवैज्ञानिक आपके एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग यहीं से आपको 7 से 8 क्वेश्चन, मैं कम ही बोल रही हूँ 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग 8 से 9 या फिर 10 तक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अपने पूरे के पूरे 150 क्वेश्चनों में से, ठीक है। सीडीपी में ही यहाँ से आपको 6 से 5 क्वेश्चन या फिर जो है 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ध्यान से इनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। मैं इनकी अलग से क्लासेस भी लूँगी, जीन पियाजे की थ्योरी अलग कराऊंगी, उसमें जीन पियाजे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो भी करा दूँगी, ठीक है। लेव वाइगोस्की, फिर हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो सीडीपी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जितनी चीज़ें मैं आप लोग साथ में सीडीपी में यहाँ पर कवर कर दूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, जीन पियाजे, ओके। फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं कि कोई भूमिका नहीं है, बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ समाजीकरण की, ठीक है, तो इसकी 2 एजेंसी होती है या फिर 2 इकाई आप कह सकते हैं। एक तो होती है प्राथमिक इकाई, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्राथमिक। फिर एक क्या होता है आपका द्वितीयक इकाई, ठीक है। देखिए, प्राथमिक इकाई में क्या आता है, परिवार, ठीक है। प से प्राथमिक और प से क्या हो जाएगा, परिवार, ठीक है। और यहाँ पर द्वितीयक इकाई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका आ जाएगा स्कूल, ठीक है। साथ ही साथ आ जाएगा मीडिया, साथ ही साथ क्या आ जाएगी, संस्कृति,
संस्कृति, साथ ही साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, समाज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, कलर में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक कारक का मतलब क्या होगा, जहाँ से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले फैमिली, जो परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, अरे मेरा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई है, उसके फैमिली से, उसके परिवार से। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, या फिर मुख्य एजेंसी ही इसी को कहते हैं। ठीक है, तो मेन इकाई या फिर प्राथमिक कारक अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है, परिवार होता है, फैमिली होता है। इसके अलावा जितने भी फैक्टर हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाते हैं, या फिर इसी को गौड़ भाग कहते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब ये लोग वर्ड देते हैं हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, PS से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक के अंदर हमेशा ही परिवार, प से प्राथमिक, प से परिवार, ये बात ध्यान रखिएगा। द्वितीय के अंदर जितने भी परिवार को छोड़कर फैक्टर है, जैसे कि समाज हो गया, मीडिया हो गया, संस्कृति होगी, समाज हो गया। ठीक है, ये सारे आपके द्वितीय सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आस पड़ोस। ठीक है, आस पड़ोस ये किसके अंतर्गत काउंट होगा, देखिए कभी ये लोग क्या करते हैं, आस पड़ोस को प्राथमिक कारक के अंतर्गत ले लेते हैं, तो कभी सेकेंडरी। ठीक है, अब देखिए जब भी परिवार के साथ में आस पड़ोस हो तो आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि समाज के साथ में दे रखा है, स्कूल के साथ में दे रखा है, तो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आस पड़ोस जो है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन भी हो सकता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत भी आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि सामाजिकरण में विद्यालय यानी कि स्कूल जो है उसकी क्या भूमिका होती है, तो द्वितीय कारक है। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है ना, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। देखिए मैंने क्या बताया था, जो बच्चे सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, कब सीखते हैं, जब वो 2 से लेकर के 7 साल का होते हैं। ठीक है, यानी कि जीन पैजी के वही सेकेंड वाली स्टेज में होते हैं। और जो मध्य बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चा जो है 7 साल तक का होता है, 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप में मूर्त हैं। ठीक है, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बच्चा टच एंड फील कर पाता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट होती है उसके बारे में बच्चा तर्क कर पाता है, सोच पाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही रखा है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, ये तो जो है एडोलेसेंस के अंतर्गत बच्चे के अंदर डेवलप होती है, यानी कि जीन पैजी के अकॉर्डिंग देखें तो 4th वाली स्टेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास के विषय में लिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, बिल्कुल सही बात है, यही कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की संस्कृति अलग होती है। ठीक है, समाज अलग होता है, तो हर बच्चा जो है अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी संस्कृति में कुछ और चीज़ें फॉलो की जा रही है, वेस्टर्न कल्चर में कुछ और चीज़ें फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो वो वेस्टर्न कल्चर के लिए सही है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के लिए वो चीज़ें गलत हो सकती हैं, या फिर भारतीय संस्कृति की जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न कल्चर के लिए गलत हो सकती है। तो संस्कृति क्या होती है, सभी की अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये बात सही है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ठीक है, देखिए सभी बच्चों का विकास एक समय पे नहीं होता है। आपने देखा अगर आपके पास मतलब 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर में ही, आपने ज़रूर देखा होगा कुछ बच्चों के दांत जो है 8 से 9 महीने में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के दांत जो है 7 से 6 महीने में आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे वहीं पर चलना भी 9 महीने में सीख जाते हैं। कुछ बच्चे को चलने में 2 से 3 साल तक का या फिर 1 साल तक का टाइम लगता है। तो क्या समय सभी के लिए एक समान है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अलग अलग है। तो जो रेट होता है, ठीक है, जो दर होता है विकास का, क्या होता है, जो समय होता है, ये सभी बच्चों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये गलत है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिकी घटकों के कारण होता है। देखिए आनुवंशिकी घटकों के कारण होता है, बट कहीं ना कहीं इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, तो ये गलत है, केवल आनुवंशिकी घटकों के कारण होता है। विकास एक दिशा और एक सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। विकास क्या है, मल्टीपल डायमेंशनल, नहीं मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुदिशीय प्रक्रिया है, साथ ही साथ एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, एक सरल प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये गलत है। यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट है। फिर यहाँ पर देखिए अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। ठीक है, तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सरल और एक ही नहीं है, सरल और व्यक्तिगत नहीं है, जटिल और निष्क्रिय नहीं है। ठीक है, जटिल और जो है सक्रिय एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को
डैश चाहिए, देखिए कोई भी विद्या हो, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है, उसको महत्व देना चाहिए, उसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो टालना, उपेक्षित करना या फिर अनदेखा करना, ये सारी चीज़ें गलत है, उसको समझना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जान के। देखिए जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, देखिए ये आपके क्या होते हैं, कुछ लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, इसमें कि आपका डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्थीमिया, ठीक है, या फिर डिस्ग्राफिया, ऐसी चीज़ आ जाती है। यहाँ पर डिसलेक्सिया से रिलेटेड बात कर रखी है। पठन वैफल्य यानी रीडिंग डिसऑर्डर जो होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। बच्चा बी को डी पढ़ सकते हैं या फिर वाज को सा पढ़ सकता है, ठीक है, 12 को 21 पढ़ सकता है ना। तो इस तरीके की दिक्कत बच्चों को यहाँ पर आती है। तो अगर आप इनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानना चाहेंगे तो भी आपको इससे नहीं पता चल पाएगा किस बच्चे को डिसलेक्सिया है, किस बच्चे को डिसलेक्सिया नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनको पढ़ने में ही दिक्कत आती है। सामाजिक जो सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं उसमें जो है ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, आप देखिए पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण भी अगर आप करा लेंगे तो भी इन बच्चों के बारे में नहीं जान पाएंगे जब तक जो है आप इनको कोई चीज़ रीड ना कराएं, कोई चीज़ पढ़ाएं ना। तो ये भी गलत है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा चीज़ों को पढ़ेगा या फिर जब बच्चा लिखेगा, क्योंकि जब पढ़ गलत रहा है तो लिखेगा भी गलत है ना। तो अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तब जो है आप इन बच्चों के बारे में जान पाएंगे या फिर बता पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके नहीं। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन के नंबर है आपको थोड़ा अलग अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने कई जगह से क्वेश्चनों को लिया हुआ है। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पेपर 1 के ही क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, तो इसलिए थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा होगा पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो मैं दोनों के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराती हूँ ताकि आपके दोनों की ही प्रैक्टिस होती चले। हालांकि आपका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, क्वेश्चन में थोड़े बहुत ही चेंज देखने को मिलते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट को रहता है कि नहीं दोनों के क्वेश्चन पर कराइए। ठीक है, पेपर 1 के भी कराइए, पेपर 2 के भी कराइए। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके पेपर 1 के लेती हूँ और कुछ क्वेश्चन आपके पेपर 2 के लेती हूँ। ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कि वहाँ पर इस क्लास का पीडीएफ मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस यहाँ से हो सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।